हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी की तबीयत स्वस्थ होंगी और अपनी क्लासेस को लेने के लिए पेन और अपनी कॉपी को खोल के बैठे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम में अपियर होने वाले हैं 23 या 24 में, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सके। ठीक है ना। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, आपका कोई पूछना हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स लिखिए। वहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर के माध्यम से अपने कॉल करके सॉल्व कीजिए अपने डाउट को। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने अपने असहयोग आंदोलन से टॉपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, आपने समझा था कि असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या रही थी, क्यों असहयोग आंदोलन हुआ था। इस असहयोग आंदोलन के बाद में आपके छोरा छोरी कांड की घटना होती है। ये घटना क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रदर्शन जो कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों पे गोलीबारी या लाठीचार्ज किया जाता है। उसी की आवेश में आपका ये चोरा छोरी की घटना हुई थी। चोरा छोरी की जब आपकी घटना हो गई थी, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 6 साल पूर्व ही उनको गांधी जी को रिहा भी कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये सिर्फ समझने की बात है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था कि आपकी जब ये चोरा चोरी कांड की इतनी घटनाएं हुई, उसके बाद में आपके जो भारतीय लोग थे, इन्होंने स्वराज की मांग की थी। ठीक है, जब स्वराज को लक्ष्य बनाया कि हमें स्वशासन से हटकर स्वराज चाहिए, जब ये अलग अलग संगठन उठने लगे, कांग्रेस हुई, आपकी मुस्लिम लीग हुई, ठीक है, किसान पार्टी हुई, इन सबके द्वारा संगठन अलग अलग स्थापित हो चुके थे, जो आपकी स्वराज की बात या स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। उसी के आवेश में संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य से काम करने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया जाता है। और इस साइमन कमीशन जो था, पूरे उसमें आपके ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, एक भी भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था, और इसी वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार तो कर दिया जाता है, लेकिन इसी में एक महान हमारे उग्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है, जो आपके धरना प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज से उनकी देहांत हो जाता है। सबको पता होगा, उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, जो आपके पंजाब के सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय। उनकी उस घटना में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, उनके साथियों द्वारा जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उनको लगता था कि इन्हीं की वजह से आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने टॉपिक को कवर कर लिया था। अभी हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है हमारा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आने के बाद में क्या सरकार की प्रतिक्रियाएं रही थी, नेहरू रिपोर्ट के बाद में गांधी जी की 11 मांगे क्या रही थी। ठीक है, उस मांगों को लेकर क्या ब्रिटेन ने सुझाव दिए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में क्या भारत शामिल होता है कि नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे के डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से क्लासेस को देखना है, और एक एक चीज़ को आप नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, ये है आपके नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट आई थी आपकी 1928 में। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे? तो ये मई 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट का रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इसमें 8 सदस्यों की एक कमेटी बिठाई गई थी। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए, उसका फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से एक समिति गठित होती है, जिसमें आपके 8 सदस्य थे। कितने थे टोटल? आपके 8 सदस्य थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को क्यों लाया गया था, उसका आपको लक्ष्य पहले ही आपको आगे से सेक्शन से देखना है कि साइमन कमीशन में क्या हुआ था। जब आपकी बोला गया था कि आपके संघीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखा जाएगा, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरीके से यह एक्ट जो था वो हमारे लिए क्या था, असफल एक्ट था, यानी कि भारतीय लोगों के विशेष उनके संरक्षण की बातें नहीं की गई थी। तब नेहरू रिपोर्ट में आपके संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 8 सदस्यों का पैनल बुलाया जाता है, जिसमें अली इमाम, आपके बोस, MS एनी, एन मंगल सिंह, सोएब कुरैशी, ये सारे लोग जो थे वो क्या थे, इसमें आपके शामिल थे सदस्य के रूप में। अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट क्या कर दी जाती है, प्रस्तुत कर दी जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आपके नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, जवाहरलाल ठीक है। तो कब लाई गई थी, आपके 1928 में ये रिपोर्ट आई थी। और इस रिपोर्ट में क्या प्रावधान थे, ठीक है, जब आपकी 8 सदस्यों की कमेटी बिठाई थी तो इस कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए थे और क्या प्रावधान रखे थे। तो उसमें से आपको पहला प्रावधान है कि तात्कालिक रूप में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, यानी कि भारत को स्वराज्य प्रदान किया जाए। दूसरा था केंद्र और प्रांतों में, ठीक है, केंद्र और आपके प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल में पूर्ण रूप से क्या, आपके उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो है उसको क्या किया जाए, ठीक है, उसकी प्रणाली को बढ़ाया जाए। विधानमंडलों के प्रति उसको उत्तरदायी बनाया जाए। साथ ही भारत में जो संघीय व्यवस्था को लागू किया जाए और उसके आधार पर शक्तियों को बांटा जाए, जो केंद्र और प्रांतों में क्या होगी, दोनों ही विभाजित होगी। अब अवशिष्ट शक्तियां जो भी होगी वो केंद्र सरकार को दे दी जाएगी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां यानी कि ऐसी शक्तियां जो आपके राज्य और आपकी केंद्र दोनों से हटके जो भी शक्तियां बचेगी वो आपकी केंद्र को दे दी जाएगी, ठीक है। अभी भी वर्तमान में आप 8वीं जो आपकी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपके राज्यों के भारत के जो स्टेट है और इनको बांट रखा है सूचियों में, ठीक है, जैसे केंद्र सूची हुई, राज्य सूची हुई, संवर्ती हुई। केंद्र के अंदर जो केंद्र के कार्य दे रखे हैं वो कंट्रोल करेगा, उस पर काम करेगा। स्टेट के अंदर जो स्टेट के दे रखा है, ठीक है, और बीच में यानी कि जो संवर्ती सूची होगी उस पे दोनों ही काम कर सकती है, वो सेंटर हुई वो आपकी स्टेट हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आपकी केंद्र, तो केंद्र के पास, प्रांत यानी कि जितने भी छोटे छोटे राज्य वहां पर रजवाड़े स्थापित हो गए थे, उनको उस टाइम में सारे प्रांत बने हुए थे, तो वहां पे इसके बाद में जो शक्तियां बचती है, इसके बीच की शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां बोला था, और ये आपको सेंटर को देने की बात कही गई थी, ठीक है। आप जब 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें अवशिष्ट शक्तियां जितनी बची थी वो वायसराय को दे दी जाती थी, ठीक है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों की रक्षा की जाए, ठीक है, जिसे सिमुलर एक्ट या अधिकार या सिमुलर राइट्स कहा गया था। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक वे लोग जिनकी जनसंख्या काफी कम है, ठीक है, जैसे सिख हुए, आपके ईसाई पारसी हुए, आपके, ठीक है, आपके बुद्ध हुए, जैन हुए, मुस्लिम हुए, जिनकी जनसंख्या जो कम होती है उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में मान लिया जाता है, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल के रूप में संसद का गठन किया जाए, यानी कि जो आपकी केंद्र के अंदर जो विधानमंडल गठित की गई थी उसके अंतर्गत या उसके स्थान पे संसद का यहाँ पे गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटेन का सम्राट और 2 अन्य सदस्य हो, ठीक है, ब्रिटेन का सम्राट और 2 अन्य सदस्य हो, बाकी भारतीय लोग हो। भारत सरकार की विधायी शक्तियां संसद के पास में रहे, यानी कि संसद ही फैसला करेगी कि अंतिम डिसीजन क्या होगा। आज भी वर्तमान में आप देखते हैं
कि जितने रूल एंड रेगुलेशंस आपके एक्ट्स के माध्यम से बनाए गए हैं, वो आपका जो हेड होता है वो संसद होती है, ठीक है। लेकिन उसका संरक्षण बताया जाए, जैसे कि आपके मूल अधिकार को लेके जो आपके मूल अधिकार बनाए गए हैं, तो उसका आपका संरक्षण जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो आप किसी राज्य में आप चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, कहाँ पे सीटें बढ़ाई जा रही है, तो ये सारा डिसीजन राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में सारे फैसले संसद में ही होते हैं आपके, ठीक है, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसमें भी सेम है कि आपका इनकी डिमांड थी कि संसद के हाथ में छोड़ दी जाए जितनी भी विधायी शक्तियां है, जो पहले वहां पे वाइस राय किया करते थे। प्रतिनिधि सभा यानी कि निम्न सदन और प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव जो है वो वयस्क आधार पे किया जाए, ठीक है। यानी कि आपके प्रतिनिधि सभा में और प्रांतीय सभा में जो भी चुनाव किए जाएंगे, जो भी इलेक्शन किए जाएंगे, तो उसमें आपके वयस्क मताधिकार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो एडल्ट हो, जो सोचने समझने की प्रतिक्रिया रखता हो, ठीक है। तो उस समय जो उन्होंने एज रखी थी वो रखी थी 22 वर्ष, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा जिसकी आयु 22 वर्ष हो चुकी है। अभी वर्तमान में आपको पता है कि कितनी 18 वर्ष की एज को पूरा होने के बाद में आप क्या दे सकते हैं, आप जो है वो मतदान कर सकते हैं, ठीक है, मतदान कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी ये प्रावधान था कि अगर आपकी 22 वर्ष की एज हो चुकी है तो आप इलेक्शन वोटिंग कर सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। जब ये सारे प्रस्ताव लिखकर एक फॉर्मेटिंग के माध्यम से वहां के वायसराय को जब भेज दिया जाता है, तो उन्होंने सिर्फ एक इग्नोर मार दिया कि ठीक है, ऐसे प्रस्ताव तो आते रहते हैं, काम है भारतीयों का। उन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। लेकिन यही आपकी इनकी जो प्रतिक्रिया थी वो आगे जाके इनको हमेशा के लिए यहाँ से खदेड़ देती है, या हमेशा के लिए ब्रिटेन का समापन हो जाता है। भारत अभी भी डोमिनियन स्टेट या स्वराज के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, ये कहने का उद्देश्य था ब्रिटेन का, ठीक है। जब मसूदा यानी कि एक फॉर्मेट तैयार करके सारे के सारे नेहरू रिपोर्ट में जो प्रावधान लिखे थे, जब ये ब्रिटेन के ब्रिटिश को भेजा गया, तो उन्होंने इस प्रतिक्रिया में ये बोला कि अभी भी भारत इतना इनको अनुभव नहीं है, या उनको कैसे देश चलाया जाता है, कैसे प्रजा को कंट्रोल किया जाता है, कैसे प्रशासन चलाया जाता है, ये अभी भारतीय लोगों में वो समझ नहीं है। इसलिए अभी वो सही समय नहीं आया है कि भारतीय लोगों को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाए या उनको स्वराज पूरी तरह से दे दिया जाए, क्योंकि स्वराज के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है। ये प्रतिक्रिया रही थी। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जस्ट बाद में, जब आपके अंग्रेजों के द्वारा इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो फिर आपका अधिवेशन होता है, कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है। कब? दिसंबर 1928 में यह अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में आपके ब्रिटेन सरकार ने 31 दिसंबर 1929 तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। अधिवेशन किया गया दिसंबर 1928 का कलकत्ता में। तब वहां के कमेटी मेंबर्स ने जब ब्रिटेन को ये भेजा था पत्र, जिसमें एक डेडलाइन लिखती थी कि अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट 31 दिसंबर का समय दिया था इनको कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर इस रिपोर्ट पर कोई भी अपना एक्शन नहीं लेती है, तो उसके बाद में आपका सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो स्वतः ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये डेट गांधी जी के द्वारा भी दी गई थी, ठीक है, यानी कि गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी। इतनी घटनाएं होने के बाद में भी जब आपकी ब्रिटेन कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी, तब इनको एक डेडलाइन दे दी गई थी कि आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया जाता है, आपको नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार में हाँ या ना के रूप में हमें बताएंगे, और उसी के बाद में हम डिसीजन लेंगे। और अगर ये रिपोर्ट में कुछ भी प्रावधान नहीं होता है, इस रिपोर्ट को नकार दिया जाता है, तो उसी दिन से शुरुआत हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो आपके नमक आंदोलन या दांडी मार्च से जुड़ा हुआ आंदोलन था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में स्वयं गांधी जी ने नमक तोड़कर इस कानून का क्या किया था, इस कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी तो इस रिपोर्ट में कांग्रेस द्वारा औपनिवेशिक स्वराज की बजाय उन्होंने फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, इससे पहले तो आपके जो कांग्रेस के द्वारा आपकी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, पहले किसकी बात की गई थी कि आपको औपनिवेशिक शासन की बात की गई थी, लेकिन अब आपके इस अधिवेशन में पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, तो गाइज आप सभी को आई होप के समझ में आ रहा होगा। कोई भी इशू आ रहा है तो आप लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास को ध्यान से देखते जाइए। अब पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता की जब बात की गई थी तो इसमें प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव को लाया गया था दिसंबर 1930 में, और वो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? लाहौर का अधिवेशन हुआ था आपकी कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपकी नेहरू रिपोर्ट के जस्ट बाद ही आपका लाहौर अधिवेशन होता है 1929 का। लाहौर अधिवेशन में आपके खुद अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको यहीं पे एक बात ध्यान रखना है कि पहली बार जो आपका झंडा फहराया गया था, ठीक है, वो आपका 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। और उसी तारीख को लेकर हम आज जो हमारे स्वतंत्र भारत का हम गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जो हमने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी, और उस पूर्ण स्वाधीनता में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के सदस्य द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली जाती है। और वहीं पे हमारा भारतीय तिरंगे को, भारतीय झंडा को फहराया जाता है। ठीक है, फहराया जाता है। ठीक है ना, इसलिए आज तक हम उसी डेट का उपयोग करते आ रहे 26 जनवरी 1930। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी का जो हमारा 1950 में हमारा जो संविधान है वो यहाँ से लागू हो जाता है। हमारा पूरा एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन जो है हमारा, जैसे ही हमारा प्रेम्बल तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस बन गए, उसके बाद में भारत में हर जगह क्या काम होंगे क्या नहीं होंगे वो सिर्फ भारतीय लोग तय करेंगे, ना कि ब्रिटेन के लोग। क्योंकि 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब आपका भारत आजाद हो गया था, उसके बाद में आपकी ब्रिटेन की जितने भी अधिकार थे वो यहाँ से हटा दिए थे। ब्रिटेन कोई भी किसी भी चीज पर डिसीजन नहीं ले सकता था। फिर भी आपके जो प्रथम आपके जो यहाँ पे वाइसराय बनाए गए थे, ठीक है, वो आपके माउंट एबल ही थे। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों उनको बनाया गया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वाधीनता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पे मैं लिख रही हूँ, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो वो आपके 1929 में ही लाहौर के अधिवेशन में, वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और वहीं पे आपका 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि को, ठीक है, ये चीज इसमें ऐड नहीं है, ये ध्यान रखना है, मध्य रात्रि को, ठीक है, मध्य रात्रि को आपका ये झंडा जो है वो लाहौर की रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और जितने भी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने पूर्ण आपके स्वाधीनता की शपथ ली थी कि अब हमारा लक्ष्य होगा, जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक लड़ेंगे और मरेंगे अपने देश के लिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको क्यों छेड़ा गया था, तो आपको पहले ही पता है। नेहरू रिपोर्ट की जितनी भी मांगे थी उस मांगे को, उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए आपको टाइम दे दिया था 31 दिसंबर 1929 का। किसको? ब्रिटेन के लोगों को। ठीक है, अगर आप इस डेट तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो यही से हम सभी के अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर देंगे
और ये आंदोलन जो है आपका 1930 में शुरू हो जाता है, फेब 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा सवैया आंदोलन जो शुरू करने की बागडोर यानी कि उनके हाथ में दे दी गई थी। किसने? कांग्रेस के कमेटी मेंबर्स ने, कि अब आपको देखना है कि किस तरीके से आंदोलन शुरू करना है और उसी के नेता आप होंगे, ठीक है, यानी कि नेतृत्व आप करेंगे। इस आंदोलन से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 मांगे पेश की थी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के बाद में सवैया आंदोलन की डेट तो दे दी गई थी कि 31 दिसंबर को इस चीज को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय जो आपके वाइसराय थे लॉर्ड इरविन भारत में, ठीक है, कौन थे? वाइसराय या गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इन वाइसराय को जो इरविन के साथ में जब गांधी जी दोनों की मुलाकातें हुई और इस मुलाकात में गांधी जी की 11 डिमांड्स थी और उस डिमांड में से बोला गया था कि अगर ये डिमांडें पूरी कर दी जाती है मेरी तो मैं इस आंदोलन को आगे नहीं स्टार्ट करूंगा, अगर इसमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं की गई तो इस आंदोलन की उसी डेट से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि गांधी जी धमकी भी बहुत भयंकर देते थे, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब इस आंदोलन की जो 11 डिमांडें थी, ठीक है, ये 11 मांगे थी आपकी, 11 मांगे, ठीक है। इस 11 मांगे में सबसे पहले सामान्य हित से संबंधित कुछ डिमांड्स थी गांधी जी की। गांधी जी ने किसानों के लिए और सामान्य हित के लिए आपकी यहाँ पे डिमांड रखी थी, ठीक है। उसमें से सामान्य हित में क्या थी? सबसे पहले सिविल सेवा और सेना के व्यय में 50% तक की यहाँ पे कमी की जाए, ठीक है। यानी कि जो सिविल सेवा थी वो सब आपको पता होगा कि पहले इंग्लैंड में इसका एग्जाम होता था, ठीक है। गांधी जी का सुझाव था इसको भारत में कराया जाए, क्योंकि यहाँ से उनको कहा जाना पड़ता था, लंदन में वो एग्जाम देना पड़ता था, वहीं पे उनको जॉब भी करनी पड़ती थी, ठीक है। तो पहली डिमांड सिविल सेवा और सेना के व्यय पे जो इतना खर्चा कर रहे थे वो भी भारतीय पूंजी से उस पर 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए पूर्ण तरीके से। जो गुप्तचर विभाग यानी कि जो सीआईडी के जो विभाग बनाए थे या तो उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या फिर इसको क्या कर लिया जाए? सार्वजनिक नियंत्रण किया जाए। यानी कि जो सीआईडी डिपार्टमेंट था पूरा अंग्रेजों की कवच में था, यानी कि उनके कंट्रोल में था। तो गांधी जी का कहना था या तो उसको पूरी तरह से आप समाप्त करें या फिर इसमें भारतीय लोगों को शामिल करें। सशस्त्र कानून जो होते थे उसमें परिवर्तन किया जाए। जो सैनिक रूल्स बनाए गए थे कि भारतीय लोगों को सेना में युद्ध लड़ने के लिए ज्यादा भेजा तो जाएगा, लेकिन पदवी कम दी जाती थी, उनको पदवी जो है वो निम्न दी जाती थी, सैलरी कम दी जाती थी, ठीक है। उनको सबसे ज्यादा अपने घरों से दूर रहना पड़ता था जितने भी भारतीय सेना में लोग शामिल थे, ठीक है। रिटायरमेंट की व्यवस्था की जाए, ये सारी चीजें थी कि सशस्त्र कानून में परिवर्तन लाया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि भारतीय जितने भी लोग थे जो आपके सेना के माध्यम से जुड़े हुए थे उनको हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। हथियार सिर्फ ब्रिटेन के लोगों के लिए थी, ठीक है। तो उनको हथियार रखने की अनुमति दी जाए। उसके बाद में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, यानी कि जिसने भी आपके यहाँ पे अंग्रेजों के बिहाफ में कहा जाए तो आतंकवादी संगठन, लेकिन भारत की तरफ से बोला जाए तो वो संगठन जिन्होंने अंग्रेजों की कुरीतियों की वजह से उन्होंने अपने अपने अलग संगठन बनाए थे, जैसे आचार्य संगठन आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसी की तरह कांकोड़ी आपकी घटना हुई, आपके जो विभिन्न प्रकार के यहाँ के भारतीय लोगों द्वारा ब्रिटेन के लोगों की हत्या कर देना, जैसे आपने भगत सिंह का देखा होगा, राजगुरु हुए आपके, ठीक है। तो इन लोगों को फांसी दी गई थी, है ना। इसकी फांसी देने का रीजन क्या था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब फांसी दी गई थी वह दी गई थी उनको अपने लाहौर अधिवेशन के कारण, ठीक है। तो वो आपके लाहौर अधिवेशन और कांकोड़ी घटना क्या थी वो सारा आगे देखेंगे, तब इस पर डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक पे देखना है कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ठीक है। उसमें से
आपके डाक आरक्षण जो बिल था उसको पास किया जाए। दूसरी चीज आपकी बुजुर्ग लोगों के लिए थी मांगे, और बुजुर्ग लोगों के लिए क्या थी, रुपए की विनिमय दर जो थी उसको घटाया जाए। ठीक है, यानी जो भारतीय रुपए की विनिमय दर जो ब्रिटेन के पाउंड के मुकाबले थी उसको घटाई जाए। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और विदेशी कपड़ों के आयात पे नियंत्रण किया जाए। ठीक है, यानी कि विदेशी कपड़ों का ज्यादा प्रचार जो हो रहा था भारत में उसको कंट्रोल किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, यानी कि जो बंदरगाह थे वहां पे लाइसेंस दिया जाए भारतीय लोगों को, उनके लिए एक अलग से प्रोविजन बनाया जाए कि सारा रूल रेगुलेशन ब्रिटेन के लोग हो, भारत के लोग हो, अदर लोग हो, सब पे वो फॉलो हो सके, ऐसा रूल बनाने को कहा। फिर किसानों से संबंधित उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी थी, वो क्या थी कि लगान में 50% की कमी की जाए। ठीक है, जो आपके कृषक लोग थे उनसे जो टैक्स वसूला जाता था उनमें 50% कमी कर दी जाए। नमक कर और नमक पे जो सरकारी एकाधिकार था उसको समाप्त किया जाए, यानी कि नमक जैसी चीज पे आपके अंग्रेजों द्वारा टैक्स लिया जाता था, और इस टैक्स को समाप्त करने के लिए, और नमक भारतीय द्वारा अगर बनाया जा रहा है तो ये फ्री टैक्स होना चाहिए, ये बात और ये डिमांड थी। ये टोटल आपकी 11 डिमांडें थी, और इस 11 डिमांडों में से जो 2 डिमांडें डफरिन ने नहीं मानी थी, लॉर्ड डफरिन ने, वो 2 डिमांडें ध्यान रखना है। पहली डिमांड कि आपकी जो भगत सिंह को जब आपके जेल में डाला गया था तो उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये फांसी की जो इसमें सजा थी वो क्या की थी, डफरिन ने नहीं मानी थी कि वो आपकी बात को नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज जो सीआईडी जो गुप्तचर विभाग बनाया था उस विभाग के लिए उन्होंने मना किया था, बाकी चीजें आपकी मान ली जाएगी। ठीक है, और इसी प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा भी मान लिया जाता है, और ये हमें उनके जो आपके आगे जाके जो आपके ये एक मिनट, जस्ट वेट, आपके ये जो गोल में सम्मेलन होते हैं तो इस गोल में सम्मेलन में जाके ये चीजें हमें दिखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी 11 डिमांड है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में सविज्ञ आंदोलन जो है उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे, यानी कि स्टार्ट होने के क्या कारण रहे थे। ठीक है, तो उस कारण में से एक कारण था नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार करना, गांधी जी की मांगों को अस्वीकार करना। मांगे स्वीकार की गई थी लेकिन 2 मांगों को तो अस्वीकार किया ही गया था। ठीक है, दूसरी चोरा चोरी के कांड के बाद में जो राजनीतिक हताशा को दूर करने के लिए इस आंदोलन को क्या किया गया था, प्रारंभ किया था। लेकिन चोरा चोरी का कांड हो गया था तो उसके भय को दूर करने के लिए लोगों के मन से, इसलिए भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च आंदोलन, यानी कि नमक विद्रोह आंदोलन, या आप इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस आंदोलन की डेट ध्यान रखनी है। ये आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती से आपके इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, और दांडी पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां पे नमक हाथ में लेके इस आंदोलन का क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, जो अंग्रेजों के लिए क्या था, उसके खिलाफ में था। अब इसमें आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक आपका इनको ये सफर करने में टाइम लगा। पैदल यात्रा थी ये, ना कि ये किसी ट्रेवल के थ्रू गए थे कि ट्रेन से या बस से। ठीक है, 12 मार्च से जब इन्होंने शुरुआत की थी तो वहां से 5 से 6 लोग इनके साथ में थे। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना ज्यादा तेजी से फैल गया कि हजारों लोग, लाखों लोग इस आंदोलन के साथ में जुड़ गए, और 6 अप्रैल को ये आंदोलन आपकी शुरुआत, आपका आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि नमक तोड़ के इस आंदोलन का विरोध किया जाता है। नमक व ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई के अभियान के रूप में था ये।
12 मार्च को साबरमती से अरब सागर जो दांडी तट के दांडी उसके तट पे स्थित था, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसमें एक पॉइंट चीज ध्यान रखिए जो ऐड नहीं है, इसमें टोटल जो है वो 72 लोग थे। ठीक है, कितने लोग थे? 72 लोग। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ से साबरमती से रवाना हुए थे। ठीक है, अब इस आंदोलन का क्या कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम मतलब नमक कानून तथा ब्रिटिश कानून का क्या किया जाए, उल्लंघन किया जाए, ये गांधी जी ने जन भाषण में अपने सुझाव दिए थे। कानूनी जितने भी अदालत है, सरकारी स्कूलेस है, कॉलेजेस है, समारोह है, उन सभी का यहाँ से क्या कर दिया जाए? बहिष्कार कर दिया जाए। भू-राजस्व, लगान और अन्य कर सभी अदायकों पे रोक करे, यानी कि कोई भी टैक्स ना भरे, चौकीदार अपना टैक्स ना दे, कृषक लोग अपने जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उस पर लगान ना दे, इन सभी पे आपके टैक्स का बहिष्कार किया गया है, रोक दिया गया। शराब तथा अन्य जो मादक पदार्थ थे उनकी दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, यानी कि बिना हिंसा किए अहिंसा के रूप में धरना देना है। जैसे छोरा छोरी का कांड या घटना हुई थी उस तरीके से कोई भी कार्य ना किया जाए। ठीक है, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया जाए और भारतीय वस्तुओं पे जो आपके हाथ से बनाई हुई बुनी हुई वस्तुएं होती थी उस पे आपका समर्थन किया जाए। सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दे, यानी कि जो भी लोग सरकार के पद पे बने हुए हैं, वायसराय का आपके पद हुआ, वायसराय की समिति के पद हुए आपके, या विपिन सैनिक पद हुए, उन सभी पद से क्या दे? इस्तीफा दे दे। ठीक है, अब इस आंदोलन की प्रगति क्या रही थी? ठीक है, प्रगति का मतलब होता है कि इसी आंदोलन के थ्रू विभिन्न जगह पे आपके लोगों ने नमक कानून तोड़ने शुरू कर दिए थे। ठीक है, साउथ में हुआ आपके जो साउथ में हुआ अलग से, वेस्ट में अलग से हुआ, अलग अलग लोगों ने अपने अपनी जगह से, जहाँ पे समुद्री आपके बंदरगाह थे, जहाँ पे नमक बनता था, वहां पे विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था नमक आंदोलन का। सरोजनी नायडू द्वारा बंबई से धरना प्रारंभ किया था, जिसमें 2500 लोगों का इसमें नेतृत्व रहा था। ठीक है, तमिलनाडु में जो नमक कानून तोड़ा था वो थे आपके सी गोपालाचारी। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। मालाबार में जो नमक कानून तोड़ा था वो कौन थे? केलप्पड़ द्वारा, यानी के केलप्पड़ द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है। ओडिशा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में ये आपका आंदोलन तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। खान अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, खिदाई या खिदमतकार या कुर्ती आंदोलन। ठीक है, इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इनका नाम है, कुर्ती आंदोलन या लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? खान अब्दुल्ला खान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऑलमोस्ट यूपीएससी। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ रही तो फिर समझ ही जाइए, वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में आपका सविख्य आंदोलन खत्म हो जाता है, और उसके बाद में आपके जो इरविन और गांधी के बीच में जो समझौते हुए थे, उस समझौते में क्या क्या, 5 मार्च 1931 को सबसे पहले तो इरविन समझौता होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, जिसमें तेज बहादुर संप्रभु तथा एम.आर. जैकर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। लंदन में द्वितीय आपका गोलमेज, जो आपके गोलमेज सम्मेलन, यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके, तीनों के तीनों लंदन में हुए थे, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी है वो आपके सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद में जब गांधी जी को जो स्वराज को लेकर उनकी मन में भावना थी कि उनकी बात को सुना जाएगा लंदन में, लेकिन उनकी बात को सब लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। गांधी जी निराश होकर वापस भारत लौटते हैं, और फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है ना, यही प्रतिक्रिया है आपकी, वो है आपकी गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के बीच में एक समझौता हो जाता है, और इस समझौते में क्या मांगे थी तो देखिए,
सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। जो गांधी जी ने 11 डिमांडें रखी थी ना, इस डिमांड को डफरिन के सामने रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन जो उस समय का वाइसराय था, उसने इस डिमांड को पूरा किया और पूरा में राजनीतिक बंदी आपके बंदी जो भी आपकी बंदिश किए हुए हैं, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार, शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार, लेकिन धरना क्या, शांतिपूर्ण, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पे। कांग्रेस द्वारा सविनय आंदोलन को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित आपके लॉर्ड इरविन समझौते के तहत ही हुआ था, ठीक है, जब दोनों के बीच में बातें मान ली गई थी तब जाके स्थगित हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदार हुए थे, तो इसमें भागीदार हुए थे आपके गांधी जी, ठीक है, गांधी जी, यानी कि कांग्रेस। ब्रिटिश सामान का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार नहीं किया जाना, यानी कि जो भी इन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन की वस्तुओं पे लेके त्याग देने को या बहिष्कार करने की बात कही थी, उस पे बोला गया कि वो त्याग ना दे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 1931 में हुआ था, ठीक है, यानी कि ये आपकी डिमांडें थी, 4 डिमांडें, ठीक है। इन 4 डिमांडों में से जो आपको पता है कि भगत सिंह को छोड़ने का नहीं और सीआईडी गुप्तचर जो थे उनकी डिमांड को नहीं माना गया था, ठीक है। अब कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, और इसी अधिवेशन में आपके अध्यक्ष थे कौन, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और आपके जो गांधी इरविन समझौते में दोनों की मांगे थी वो एक तरीके से स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। तो स्वीकार कब कर ली जाती है, कराची अधिवेशन 1931 में। अब गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो आपके नवंबर 30 जनवरी से आपकी जनवरी 1931 तक चलता है, ठीक है। और इसमें पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें सारे ब्रिटिश शासकों द्वारा ठीक है, ब्रिटिश शासकों द्वारा ये वार्ता की गई थी। भारतीयों को बराबर का इसमें क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसमें शामिल होना, सम्मेलन का बहिष्कार करना, यानी कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भारतीय रजवाड़ों ने इसमें भाग लिया था। सम्मेलन में सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए शामिल हो रहे थे, और इसमें आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो एक तरीके से निरर्थक रहा था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपको एक सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 1931 में आपके 30 में होता है, ठीक है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा यहाँ पे ध्यान देंगे। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे, ठीक है। फर्स्ट 1930, सेकेंड 1931 और थर्ड 1932। अब इसमें से ध्यान रखना है कि 1931 जो आपका सेकेंड हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, गांधी जी ने भाग लिया, इसमें शामिल नहीं हुए कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस शामिल नहीं थी। और फिर इसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगी, जब गांधी जी खुद वहां गए, उनको कोई भी वहां पे इनका ना सम्मान हुआ, ना उनकी बातों को माना गया, उल्टा उनकी हंसी हुई वहां की पार्लियामेंट में। तो एक तरीके से आपकी गांधी जी सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। एक चीज तो ध्यान रखनी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में अगर वो भाग लेते हैं, वो व्यक्ति थे आपके BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता है, जिसको आप आज कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अपना संविधान बोलते हैं, वो थे, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन यह एक तरीके से क्या रहा था, सांप्रदायिक समस्याओं के कारण इस गोलमेज सम्मेलन में कोई भी ज्यादा विशेष प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती है।
उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो आपके 1932 में होता है, जो ब्रिटेन की लिबरल पार्टी के द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, ठीक है। और इसमें जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था, ठीक है, जिन्ना ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर संप्रभु और आपके बीकानेर के जो गंगा सिंह थे महाराज, इन्होंने आपके गोलमेज सम्मेलन में, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखेंगे। श्वेत पत्र एक जारी किया था, इसके बाद में ही गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक व्हाइट पेपर जारी किया गया था, जिसमें आपके लाल लिथिंगो की अध्यक्षता में इस पेपर पे आपके सारे नोट लिखे हुए थे कि आपको आगे क्या काम करना है। ब्रिटेन संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की जाती है तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद में, जिसमें आपके लिथिंगो की सिफारिश के बाद में 1935 का एक एक्ट लाया जाता है, जिसको भारत सरकार का 1935 का एक्ट कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्लास में हम जो जिस एक्ट की डिस्कशन करने वाले हैं, वो आपका बाद में यही होगा, भारत सरकार अधिनियम कैसे लाया, क्या प्रावधान थे, इन सारी चीजों पे आपका डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट को इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट डाउन करते जाएंगे एक एक क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कल से जो हम प्रॉपर अपने एक्ट के माध्यम से 1935 के एक्ट के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे किस तरीके से आपके भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, और अंतिम में हम अपने 1947 तक आजाद करने की क्या रणनीति रहती है, वहां तक हम अपने इस टॉपिक को पूरा आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बार शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स में सारे आपके विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम को, ताकि सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ पाए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आज की क्लासेस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।